अस्सलामुअलैकुम। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट की 21 सीट्स एडवर्टाइज हुई हैं, जिन पे अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जून है। आज 9 जून है। आपके पास 6 दिन बाकी हैं, 6 डेज बाकी हैं। कोशिश करें कि जल्द अज जल्द अप्लाई करें फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप जानते हैं। आप पीपीएससी का एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, जिसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ, रूरल सोशियोलॉजी में या सोशियोलॉजी में या सोशल वर्क में या जेंडर स्टडीज में या विमेन स्टडीज में या एंथ्रोपोलॉजी में। ये 6 सब्जेक्ट बताए गए हैं। इसमें किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास 4 साल बीएस या 2 साल मास्टर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 जून लास्ट डेट अप्लाई करने की। आज का जो लेक्चर है ये उन कैंडिडेट्स के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है जो मेरे पेड सेशन में एनरोल हो चुके हैं। मेरे पेड सेशन जो है असिस्टेंट डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके हवाले से मैं जरा आपको पहले बता दूं ब्रीफली। ये मेरे पेड सेशन की डिटेल्स हैं। बेसिकली इसमें चारों पांचों जो सब्जेक्ट्स हैं, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, वुमेन स्टडीज और एंथ्रोपोलॉजी, ये कवर किए जाएंगे अलॉन्ग विद रूरल सोशियोलॉजी। और ये 2 मंथ का सेशन है जिसकी टोटल फी जो है वो 5000 है। पर मंथ फीस वैसे 3000 है, लेकिन अगर आप दोनों मंथ की फी इकट्ठी जमा करवाते हैं तो उसकी फी है 5000। और इसका पहला लेक्चर जो है वो आज रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं जेंडर स्टडीज से स्टार्ट लूंगा। अच्छा, इस सेशन में एनरोल होने का फायदा आपको ये होगा कि एक तो आपको यूट्यूब लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे, किसी वक्त भी आप अपने बेड में बैठ के कहीं पे भी सफर करते हुए आप सुन सकते हैं। दूसरा, इस सेशन में एनरोल होने का फायदा एनरोल्ड मेंबर को ये होगा कि मैं जो जो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा उसका एक टेस्ट कंडक्ट करके, यानी कि टेस्ट गूगल फॉर्म में रिकॉर्ड करके सिर्फ उन कैंडिडेट्स के साथ शेयर किया जाएगा जो कैंडिडेट्स मेरे एनरोल्ड मेंबर सेशन के अंदर एनरोल हो चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो कैंडिडेट्स असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं इन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल डिपार्टमेंट, दे वुड कंसिडर दिस ऑप्शन लुक्रेटिव एंड अट्रैक्टिव एंड एग्जाम ओरिएंटेड एंड इंसाइटफुल वर्क। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और लेक्चर में हम देखेंगे कि जेंडर स्टडीज से चूंकि हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं जेंडर स्टडीज का। जेंडर स्टडीज का मैं सिलेबस वो कवर करवाऊंगा जो कि सीएसएस लेवल पे पढ़ाया जाता है, जो कि सीएसएस लेवल का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है बेसिकली, जेंडर स्टडीज। और उसमें आ, जो जेंडर स्टडीज का जो सिलेबस है सीएसएस लेवल के लिए एक एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनका, जेंडर स्टडीज के नाम से। उसमें जो पहला पोर्शन है उसमें इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज थीम है, जिसमें जेंडर स्टडीज का इंट्रोडक्शन है, डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज है, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज को डिस्कस किया गया है, और उसमें अटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन की डिबेट है, और स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान। ये जो पहला थीम है सीएसएस के अंदर, जो जेंडर स्टडीज का ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके अंदर जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है उसका पहला थीम जो है वो आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट लेक्चर। जो हमारा आज का लेक्चर है, जनरल स्टडीज का पहला लेक्चर है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीन आपको विजिबल होगी। ये जो टॉपिक है, जो आज का लेक्चर है हमारा, इसके अंदर मैंने उन्हीं 5-6 टॉपिक्स को कवर करूंगा जो कि हमारे सीएसएस का जो सिलेबस है जेंडर स्टडीज का, उसके पहले थीम के अंदर है। ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं जी मैं पहले बता चुका हूं अभी। अब ये लेक्चर किन लोगों के लिए यूजफुल है? एक तो उन लोगों के लिए जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैचलर डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा लेक्चरर जेंडर स्टडीज के लिए भी ये यूजफुल है, लेक्चरर सोशियोलॉजी के लिए भी, लेक्चरर सोशल वर्क के लिए भी, लेक्चरर एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी, और एफपीएससी और सीएसएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जेंडर स्टडीज के लिए, उनके लिए भी ये लेक्चर इक्वली मुफीद है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज की तरफ। जेंडर स्टडीज क्या है? ये एक इंटर डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है जिसमें बहुत सारे प्रोफेशन शामिल हैं, जो एग्जामिन करती है कि एक सोसाइटी जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट करती है जेंडर रोल्स को, जेंडर आइडेंटिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट करती है सोसाइटी, एक सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट रिलेशनशिप है उनको सोसाइटी कैसे कंस्ट्रक्ट करती है, और एक सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट इनइक्वालिटीज है, इनइक्विटीज होती हैं, उनको सोसाइटी कैसे कंस्ट्रक्ट करती है, और पावर स्ट्रक्चर जो होते हैं एक सोसाइटी के अंदर, उनको भी जेंडर स्टडीज पढ़ती है। तो जेंडर स्टडीज जो है एक सोसाइटी के अंदर पावर स्ट्रक्चर्स को, रिलेशनशिप्स को, यानी जेंडर रिलेशनशिप्स को, इनइक्वालिटीज को,
जेंडर आइडेंटिटीज को और जेंडर रोल्स को क्या करती है, एग्जामिन करती है। अगर हम सादा अल्फाज में बात करें तो जेंडर स्टडी क्या करती है, स्टडी करती है कि एक सोसाइटी कैसे डिफाइन करती है रोल्स को, यानी जेंडर रोल्स को, जेंडर राइट्स को, जेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। और ये जेंडर स्टडीज ये भी देखती है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं मेन की और वेमेन की एक दूसरे की तरफ आपस में, और ये आल्सो जेंडर स्टडी आल्सो स्टडी करती है कि एक सोसाइटी इंडिविजुअल्स को, जिसमें मेल फीमेल जेंडर्स ट्रांसजेंडर सब होते हैं, और ये जो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स हैं ये कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सादा अल्फाज में जेंडर स्टडीज को हमने डिफाइन किया। कुछ स्कॉलरली डेफिनेशन भी हैं, जिसमें 1972 में एन ऑकले ने डेफिनेशन दी थी जेंडर स्टडीज की। उसने कहा था कि जेंडर जो है ये रेफर करता है सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस को बिटवीन मेल्स एंड फीमेल। मेल और फीमेल के दरमियान में सोशल और कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर। उसके बाद अगर हम देखें, जूडिथ बटलर की डेफिनेशन है 1990 में उसने दी थी, और उसने कहा था जेंडर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो जो हम कहें कि वट एवर वी आर जेंडर। नो, जेंडर इज नॉट समथिंग वी आर, रादर इट इज समथिंग वी परफॉर्म थ्रू सोशल प्रैक्टिसेस। कि जेंडर वो नहीं है जो कि हम हैं, बल्कि जेंडर वो है जो हम अपनी सोसाइटी में करते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक मेल हो लेकिन वो सोसाइटी में ऐसे रोल अदा कर रहा हो जो कि फीमेल अदा करती हैं या ट्रांसजेंडर अदा करते हैं। या हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर एक ट्रांसजेंडर हो, शीमेल हो, यानी कि आप कह सकते हैं ख्वाजा सरा हो, लेकिन वो रोल कौन सा निभा रहा हो, मर्दाना रोल निभा रहा हो, तो उसको हम ट्रांसजेंडर तो कहेंगे। बायोलॉजिकली सेक्स तो उसका ट्रांसजेंडर है, लेकिन उसका जेंडर क्या है, मेल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गई हो कि जेंडर की डेफिनेशन जूडिथ बटलर ने दी थी कि जेंडर ये नहीं है कि जो कुछ हम हैं, जेंडर वो है जो हम सोसाइटी में एक्चुअली अपनी सोशल प्रैक्टिसेस के जरिए परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जो पहली डेफिनेशन मैंने दी वो की एन ऑकलैंड ने दी थी, और उसने कहा था कि जेंडर जो है ये रेफर करता है, जेंडर का मतलब होता है कि मेल और फीमेल के दरमियान में जो समाजी और जो कल्चरल, जिनके सकाफती जो फर्क होते हैं उससे जन्म लेता है क्या चीज, जेंडर। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे सेक्स से क्या मुराद है, मेल और फीमेल के दरमियान जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, सेक्स। मेल की बायोलॉजिकल शिनाख्त कुछ और होती है, फीमेल की कुछ और होती है। अब जेंडर क्या चीज है, सेक्स से आगे जेंडर एक डिफरेंट चीज है। जेंडर जो है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि समाज जो है वो बनाता है रोल्स को, यानी कि समाज के बनाए हुए रोल्स, समाज के बनाए हुए बिहेवियर्स, और समाज की जो हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं मेल से अलग होती हैं, फीमेल से अलग होती हैं। हम मेल के साथ एसोसिएट करते हैं उसको जवां मर्द होना चाहिए, उसको मुश्किलात का जवां मर्दी के साथ मुकाबला करना चाहिए। और फीमेल के बारे में हम कहते हैं कि वो सिन्फ नाजिक होती है, नाज की लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो फीमेल को हम उसके साथ एसोसिएट करते हैं कि वो नाजिक होती है, हार्ड काम नहीं कर सकती। तो ये जेंडर है जो कि सोशली कर सकते हैं, इनके समाज के बनाए हुए जो रोल्स, समाज की बनाई हुई एक्सपेक्टेशंस और समाज के बनाए हुए जो बिहेवियर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, जेंडर्स। उसके बाद जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है कि एक शख्स अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करता है सोसाइटी के अंदर, उसको हम कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। उसके बाद अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, और इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए तमाम जेंडर्स की, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबकी। इसको कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद पेट्रार्की है, ये एक ऐसा सोशल सिस्टम है, समाजी निज़ाम है जहां पे मर्द जो हैं, जो जो मेल हैं, उन वो डोमिनेट किरदार अदा करते हैं, वो डोमिनेट उनकी प्लेस है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, एज कंपेयर टू women. There is in the form of power, influence, authority, in the form of decision making. तो पेट्रियार्की के ऐसा सोशल सिस्टम है जिसमें मेल जो है वो डोमिनेंट होते हैं। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी को हम पेट्रार्कल सोसाइटी कहते हैं। फेमिनिज्म का एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। फेमिनिज्म एक ऐसी मूवमेंट है, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो एडवोकेट करती है कि विमेन के इक्वल राइट्स होने चाहिए एज दोज ऑफ मैन। तो उसको हम कहते हैं फेमिनिज्म। ये एक मूवमेंट है, आइडियोलॉजी है जो कहती है विमेन के भी उतने ही राइट्स, उसकी उतनी ही अपॉर्चुनिटी और उसको उतना ही अख्तियार होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में जितना मेल को होता है। उसके बाद जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का एक कॉन्सेप्ट है, उसका पता होना चाहिए। ये कहती है कि जेंडर पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करें, हम इंटीग्रेट करें तमाम पॉलिसीज में, तमाम प्रोग्राम्स में। एक सोसाइटी में जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एकेडमिक प्रोग्राम्स, सोशल प्रोग्राम्स, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, रिलीजियस प्रोग्राम्स, तो एक सोसाइटी में जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं, जितने भी प्रोग्राम्स बन रहे हैं, उनमें जेंडर के पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इसको हम कहते हैं जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। अब
जेंडर के परस्पेक्टिव का मतलब ये है कि उसमें कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो उसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर को क्या करें, उनको माइंड में रख के वो पॉलिसीज बनाए, प्रोग्राम्स बनाए। तो ये जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर हम देखेंगे जेंडर स्टडीज जो है, ये जो सब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अगर आपको ये पता हो कि 5-6 ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको जेंडर स्टडीज का जो सब्जेक्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर इन बैतुल ये आपका तैयार हो जाएगा। तो जेंडर स्टडीज जो सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटीज को अंडरस्टैंड करना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर में फर्क होता है उनकी अपॉर्चुनिटीज में, पावर रिलेशंस को कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर में जो पावर रिलेशंस हैं, पावर स्ट्रक्चर जो है, और जेंडर के जस्टिस को, चाहे वो मेल फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, उसके लिए जो जस्टिस है, जेंडर जस्टिस को प्रमोट करना। जितने भी एक सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, समाजी इदारे होते हैं, चाहे उसमें रिलीजन है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे फैमिली है, चाहे जितने भी इदारे हैं, उन तमाम सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना, उनको एग्जामिन करना, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इनकरेज करना, इनकी ऐसी डेवलपमेंट जिसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तमाम जेंडर्स का फायदा हो। और जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, यानी कि जो ऐसी थिंकिंग होती है, जो 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 नेगेटिव थिंकिंग या मायोपिक थिंकिंग, या आप कह सकते हैं कि जो किसी जेंडर को लेके, जैसे हम कहते हैं कि फीमेल ये काम नहीं कर सकती, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि फीमेल अच्छी ड्राइवर नहीं होती, तो ये मेरी स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है, फॉर ये नेगेटिव थिंकिंग है, आई विच आई हैव एसोसिएटेड विद विमेन। इसी तरह अगर कोई लोग मेल के बारे में कहते हैं कि ये तो बड़े बहादुर होते हैं, लड़कियां बड़ी आप कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये डरपोक होती हैं, तो ये क्या है, मेल के बारे में पॉजिटिव स्टीरियोटाइप है, फीमेल के बारे में नेगेटिव स्टीरियोटाइप है। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको चैलेंज करना, जो सोसाइटी ने बनाए हैं, जो कुछ नेगेटिव्स होते हैं उनको चैलेंज करना, पॉजिटिव चीज को चैलेंज नहीं किया जाता। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में हम देखेंगे। सिमोन दी बोवर, ये एक थिंकर है जेंडर स्टडीज में, उसने कहा था वन इज नॉट बॉर्न अ वुमन, रादर वन बिकम्स अ वुमन, कि एक औरत जो है वो खुद पैदाइशी तौर पे औरत नहीं होती, बल्कि औरत औरत बन जाती है। तो यानी कि एक औरत को पैदाइशी तौर पे कमजोर नहीं पैदा किया गया, बल्कि एक औरत सोसाइटी में औरत बन जाती है। अब वो मेल भी, आप कह सकते हैं कि कुछ मेल ऐसे होते हैं जो मर्दाना किरदार नहीं होते, तो बड़े नर्म नाजिक से और अब डरपोक से, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो मेल नहीं होते, वो उनका किरदार क्या होता है, जो उनका जेंडर क्या होता है, वो मैंने आप कह सकते हैं। तो इसी तरह एक और थिंकर है जेंडर स्टडीज में, एन ओकले, जिसके बारे में हमने जेंडर की डेफिनेशन भी दी। तो उसने बेसिकली डिस्टिंग्विश किया जेंडर में और सेक्स में कि क्या फर्क है। तो एन ओकले का कॉन्सेप्ट था कि उसने जेंडर और सेक्स में फर्क किया, बताया। और जोडिथ बटलर ने, ये एक थिंकर है जेंडर स्टडीज में, उसने बताया कि जेंडर परफॉर्मेटिव एक थ्योरी है। जेंडर परफॉर्मेटिव जो थ्योरी है, ये किसने दी थी, जोडिथ बटलर ने। उसके बाद बैटी फ्राइडन जो है, ये एक थिंकर है, उसने फेमिनिन मिस्ट्री की थ्योरी दी थी, उसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद बेल हुक्स एक थिंकर है जेंडर स्टडीज में, उसने इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म के बारे में थ्योरी दी थी, कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद गर्डा लर्नर जो है एक थिंकर है, जिसने हिस्ट्री ऑफ पेट्रार्की, जो मेल डोमिनेंस है उसकी हिस्ट्री के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। और सिल्विया वाल्बे ने, ये एक थिंकर है, उसने थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस दी, पेट्रार्की दी थी। ये कुछ थिंकर्स थे, उनकी कंट्रीब्यूशन थी आपके लिए, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज एंड वुमेन स्टडीज हम देखते हैं। तो वुमेन स्टडीज पहले मैंने रखा है, जेंडर स्टडीज बाद में रखा है। हकीकत भी यही है कि पहले वुमेन स्टडीज थी, उसके बाद जेंडर स्टडीज बाद में आई है, तकरीबन 1980 में आई है पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वुमेन स्टडी फोकस करती है सिर्फ वुमेन के ऊपर, जेंडर स्टडीज फोकस करती है तमाम जेंडर्स पे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स। और वुमेन स्टडी जो एमर्ज हुई 1960 से 1970 के दरमियान में, और जो जेंडर स्टडीज है ये एमर्ज हुई 1980 से 1990 के दरमियान में, ये बाद में आई। उसके बाद अगर वुमेन स्टडीज की बात करें तो ये वुमेन के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको कलीदी अहमियत देती है, सेंट्रल इंपॉर्टेंस देती है कि वुमेन के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, तजर्बात हैं। लेकिन जेंडर स्टडीज जो है वो जेंडर रिलेशंस को सेंट्रल समझती है, कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इनके दरमियान में जितने भी आपस में बाइनरी रिलेशंस हैं उनका उनको सेंट्रल तवज्जो देती है। उसके बाद वुमेन स्टडीज का फोकस है फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट ओरिएंटेशन, यानी फीमेल फीमेल की तरफ इसका इसकी रुझान है या टिल्ट है, या मिलान है या रगबत है। और जेंडर स्टडीज का जो आप कह सकते हैं कि फोकस है वो किसी के ऊपर है, ब्रॉडर सोशल एनालिसिस। इसमें समाज के अंदर ब्रॉडर एनालिसिस करती है ये मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर के किरदारों का, उनके आपस में रिलेशनशिप का, पावर स्ट्रक्चर का। और वुमेन स्टडीज जो है ये फोकस करती है कि ये स्टडी करती है, वुमेन स्टडीज बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के, जो खवातीन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको ये स्टडी कर रही होती है वुमेन स्टडीज। और जो जेंडर स्टडीज है ये स्टडी करती है किसी इसको कि जो जेंडर इनइक्वालिटी हो रही होती है तमाम जेंडर्स के ऊपर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इन तमाम जो ट्रांसजेंडर के दरमियान में जो क्या है, इनइक्वालिटीज हो रही होती है, फर्क हो रहा होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, सिर्फ मेल और फीमेल में नहीं बल्कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तमाम जेंडर्स के दरमियान में।
तो ये थोड़ा सा फर्क समझ आ गया आपको। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वुमेन जो स्टडीज है, ये प्रेडिसेसर समझी जाती है। प्रेडिसेसर वो चीज होती है जो पहले आती है ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर स्टडीज बाद में आती है, विमेन स्टडीज को उसका प्रेडिसेसर यानी कि अव्वल जिक्र ये पहले आई थी। उसके बाद जेंडर स्टडीज जो है, ये बेसिकली जो विमेन स्टडीज का जो एक्सपेंडेड स्कोप है उसको हम क्या कहते हैं, जेंडर स्टडीज। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिन नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जेंडर स्टडीज एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें डिफरेंट फील्ड्स आपस में कनेक्ट करती हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट कह लें या कुछ थेरीज कह लें या कुछ मेथड्स कह लें, ये बोरो करती है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ स्टडी से, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज से। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जेंडर स्टडीज ये है इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है या फील्ड है। अब इसका मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ डिसिप्लिन अगर हम रिलेशनशिप अगर हम देख लें तो सोशियोलॉजी सबसे पहले हम देखें तो सोशियोलॉजी क्या करती है, ये स्टडी करती है जेंडर रोल्स को और इंस्टीट्यूशंस को, कि जो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स हैं उनके जो डिफरेंट रोल्स हैं और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्टडी करती है सोशियोलॉजी। तो डिफरेंट जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जेंडर रोल्स हैं, ये हम वुमेन स्टडीज में और जेंडर स्टडीज में भी पढ़ते हैं, लिहाजा सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज का आपस में गहरा राब्ता है। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये स्टडी करती है डिफरेंट जेंडर्स को अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। अब एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट सोशल सिविलाइजेशंस आज और फ्यूचर में, जो डिफरेंट इंसानों के डिफरेंट कल्चर्स के मुताले को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो कल्चर किस चीज से बनता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर डिफरेंट जेंडर से बनता है, लिहाजा एंथ्रोपोलॉजी और जेंडर स्टडीज का आपस में क्या है, गहरा रब्ता है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी किस चीज को स्टडी करती है, ये बेसिकली ह्यूमन साइकी को और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। और ह्यूमन कौन से होते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, लिहाजा ये जो तीनों जेंडर्स हैं ये हम जेंडर स्टडीज में स्टडी करते हैं। लिहाजा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ये तीनों जो जेंडर्स हैं इनकी जब बिहेवियर और इनके जो माइंड को जब हम पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी है, लिहाजा साइकोलॉजी और जेंडर स्टडीज का आपस में गहरा ताल्लुक है। उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या होते हैं, बेसिकली हम जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये जो वोटिंग का जो ट्रेंड होता है या जो पैटर्न होता है उसमें मेल और फीमेल ट्रांसजेंडर तमाम वोट डालते हैं, लिहाजा पॉलिटिकल साइंस और ट्रांसजेंडर का आपस में फिर ताल्लुक हुआ। इकोनॉमिक्स, अब मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी कमाते भी हैं, अर्न भी करते हैं, स्पेंड भी करते हैं, आपस में बिजनेस भी करते हैं, और इसमें वेजेस भी होती हैं, इनकी तनख्वाहें भी होती हैं, और लेबर पार्टिसिपेट करती है, मेल भी फीमेल भी ट्रांसजेंडर ये तमाम लेबर के तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं, लिहाजा इकोनॉमिक्स का और ट्रांसजेंडर का भी ताल्लुक हुआ। लॉ अगर हम देखें तो लॉ के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम राइट्स को देख रहे होते हैं, क्या लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज तो नहीं हुए, किसी को रेमेडी या रिलीफ क्या देना है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो लॉ सूट किए जाते हैं वो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तभी सारे करते हैं, तमाम रेमेडीज तमाम राइट्स के ऊपर बात करते हैं, तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्क्रिमिनेशन जब किसी के खिलाफ भी हो, किसी जेंडर के खिलाफ भी हो तो वो क्या जाता है, कोर्ट में जाता है, लिहाजा लॉ का और जो जेंडर स्टडीज है उसका भी ताल्लुक हुआ। अगर हम हिस्ट्री देखें तो हम हिस्ट्री में बेसिकली हम देखते हैं कि माजी में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर या किसी खास इलाके में रहने वाली जो आबादी थी वो उन्होंने आ, उस एरिया में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कितने डेवलप्ड थे, डिफरेंट जो जेंडर्स हैं उनकी डेवलपमेंट को देखते हैं, लिहाजा हिस्ट्री का भी और जेंडर स्टडीज का भी आपस में क्या हुआ, गहरा ताल्लुक हुआ। और सोशल वर्क के अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो सोशल वर्क बेसिकली डिफरेंट जो पॉपुलेशन है जो समाज के अंदर जो रहती है उसके अंदर साफ सारे समाज के अंदर रहने वाले लोग कौन है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जितने भी हैं, उनकी जो डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं उनके जेंडर रोल्स क्या हैं, उनका आपस में ताल्लुक क्या है, उनके आपस में सोशल कस्टम्स क्या है, नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज क्या है, तो लिहाजा सोशल वर्क और ट्रांसजेंडर जो जेंडर स्टडीज है इनका भी आपस में ताल्लुक हुआ। अब इसको मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो जेंडर स्टडी है ये अफेक्ट करती है, जो जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। क्यों, क्योंकि इसमें फैमिली, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इसी तरह इकोनॉमी, रिलीजन, मीडिया, डेवलपमेंट, ये तमाम जो फील्ड है 7 फील्ड मैंने बताई हैं, इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जेंडर स्टडीज जो है जितने भी जेंडर्स हैं मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स तमाम अफेक्ट होते हैं, उनके ऊपर अफेक्ट करती है, फैमिली भी, एजुकेशन भी, पॉलिटिक्स भी, मीडिया भी, इकोनॉमी भी और डेवलपमेंट भी, लिहाजा जेंडर स्टडीज एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अटोनॉमी और इंटीग्रेशन की डिबेट है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। अटोनॉमी का पहले मतलब समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अटोनॉमी का मतलब ये है कि जो जेंडर स्टडी है इसको एक इंडिपेंडेंट एक सेपरेट एक इदारा, सेपरेट एक कॉन्सेप्ट, सेपरेट एक फील्ड के तौर पे होना चाहिए। इसके अपने जेंडर स्टडीज का एक डिपार्टमेंट हो यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अपने एक डिपार्टमेंट हो, उसका डीन हो, उसके अपने सब डिपार्टमेंट्स हो, उसके अंदर जेंडर स्टडीज के ही कोर्सेज सेपरेट पढ़ाए जा रहे हो, जेंडर स्टडी के अंदर सेपरेट रिसर्च हो रही हो। तो अटोनॉमी ये कहती है कि जेंडर स्टडी की जो
ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन की डिबेट ये कहती है कि जेंडर स्टडीज को जो लोग कहते हैं कि इसको सेपरेट सब्जेक्ट, सेपरेट फील्ड, सेपरेट डिपार्टमेंट के तौर पर होना चाहिए, सेपरेट इसके अंदर रिसर्च हो रही हो, सेपरेट इसके कोर्सेज मुतारिफ करवाए जा रहे हो, पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज को अकेले तौर पर पढ़ाया जा रहा हो इन आइसोलेशन, तो उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी। एंड ऑटोनॉमी मीन इंडिपेंडेंट हो, खुद मुख्तार हो। उसके जो लोग इस चीज कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि जेंडर के जितने भी इश्यूज होते हैं, चाहे वो मेल के हों, चाहे फीमेल के हों, या ट्रांसजेंडर्स के हों, उनको स्पेशलाइज फोकस चाहिए होता है, लिहाजा जेंडर स्टडीज को एक अलग सब्जेक्ट या फील्ड होना चाहिए। इसी तरह वो ये कहते हैं कि जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, यानी खवातीन के जो पर्सपेक्टिव होते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनके जो हकूक होते हैं, उनके उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, लिहाजा जेंडर स्टडीज को एक अलग सब्जेक्ट या फील्ड होना चाहिए। इसी तरह जो जेंडर के कंसर्न्स हैं, मेल के, फीमेल के, ट्रांसजेंडर, वो आपस में मिल ना जाए, या अगर किसी सोसाइटी में मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर के राइट्स पर बात हो रही हो तो ऐसा ना हो कि विमेन के जो राइट्स हैं वो कहीं मुतासर हो जाएं या कम पड़ जाएं, जब साथ साथ मेल और ट्रांसजेंडर के राइट्स की भी बात हो रहा होगा। लिहाजा जो जेंडर स्टडीज को की ऑटोनॉमी पे फोकस करते हैं वो कहते हैं कि अगर जेंडर स्टडीज का अलग सब्जेक्ट होगा, अलग फोकस होगा, अलग एक इसका डिपार्टमेंट या उसका कोर्सेज होंगे, अलग इसको एक अलग एक डिसिप्लिन या फील्ड के तौर पर अगर पढ़ाया जाएगा या देखा जाएगा, तो ये जो जेंडर के डिफरेंट जो रोल्स हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स के, वो डाइल्यूट नहीं होंगे, उनका असर कम नहीं होगा। और जो न्यू नॉलेज है, वो कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि जेंडर स्टडीज को एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए इस सब्जेक्ट की, वो कहते हैं कि अगर जेंडर स्टडीज को हम अलग सब्जेक्ट, अलग डिसिप्लिन, अलग फील्ड के तौर पर लेंगे तो एक न्यू नॉलेज क्रिएट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑटोनॉमी वाले कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब हम इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि जेंडर के पर्सपेक्टिव्स को, जेंडर स्टडीज को एक अलग सब्जेक्ट, अलग फील्ड, अलग एक डिपार्टमेंट के तौर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जेंडर स्टडीज के जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं या थेरीज हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, शामिल करना चाहिए तमाम डिसिप्लिन में, तमाम एकेडमिक डिसिप्लिन में, चाहे सोशियोलॉजी है, चाहे सोशल वर्क है, चाहे पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस है, चाहे साइकोलॉजी है, चाहे एजुकेशन है, चाहे कोई भी फील्ड है, लॉ है। हर एकेडमिक्स डिसिप्लिन के अंदर जेंडर स्टडीज के पर्सपेक्टिव को अगर हम शामिल करेंगे, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, मिला देना। अब जो लोग कहते हैं कि जेंडर स्टडीज को अलग सब्जेक्ट, अलग फील्ड के तौर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जेंडर स्टडीज के पर्सपेक्टिव्स को तमाम फील्ड्स के अंदर, तमाम एकेडमिक फील्ड के अंदर शामिल करना चाहिए, वो जो लोग इस कंसेप्ट को फेवर करते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जेंडर जो है वो अलग सब्जेक्ट या फील्ड या डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, जेंडर को तमाम फील्ड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जेंडर तमाम फील्ड को अफेक्ट करता है, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, लॉ, हिस्ट्री, एवरीथिंग। इसी तरह वो कहते हैं कि हर स्टूडेंट को, जरूरी नहीं है कि जो लोग जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या उसमें एमए कर रहे हो या एमफिल या पीएचडी, सिर्फ उनको ही जेंडर स्टडीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लॉ, हिस्ट्री, एजुकेशन, एवरी सब्जेक्ट, चाहे कोई बंदा एमबीबीएस कर रहा हो, चाहे बंदा कोई बीडीएस कर रहा हो, चाहे कोई बंदा स्पेशल एजुकेशन कर रहा हो, दुनिया में कोई भी डिसिप्लिन को बंदा बच्चा पढ़ रहा हो, स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को जेंडर स्टडीज पढ़ना चाहिए, लिहाजा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसी तरह जेंडर स्टडीज का एक सोशल इंपैक्ट जो है वो बड़ा वाइड है, तमाम फील्ड के ऊपर जेंडर स्टडीज का इफेक्ट है, लिहाजा जेंडर स्टडीज को तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट करना चाहिए, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। और अगर हम जेंडर स्टडीज को तमाम फील्ड के अंदर शामिल कर लेंगे तो जेंडर स्टडीज को मार्जिनाइज नहीं किया जाएगा। देखिए, अब मैंने जेंडर स्टडीज, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूं सपोज एमबीबीएस का, मैंने जेंडर स्टडीज नहीं पढ़ी तो क्या हो जाएगा? जेंडर स्टडीज को हमने मार्जिनाइज कर दिया, सिर्फ चांद के लोगों को पढ़ाया। लेकिन अगर जेंडर स्टडीज को इंटीग्रेट करेंगे तमाम फील्ड के अंदर तो जेंडर स्टडीज की मार्जिनाइजेशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, इसकी एक्सक्लूजन खत्म हो जाएगी, बल्कि इसकी क्या हो जाएगी? इंक्लूजन हो जाएगी इन तमाम फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का। अब अगर हम बात करें, कंपैरिजन कर लें इन दोनों चीजों का, तो ऑटोनॉमी कहती है कि जेंडर स्टडीज एक सेपरेट डिसिप्लिन होना चाहिए, इंटीग्रेशन कहती है कि ये तमाम डिसिप्लिन का पार्ट होना चाहिए जेंडर स्टडीज। ऑटोनॉमी की डिबेट ये कहती है कि जेंडर स्टडीज के ऊपर स्पेशल फोकस होना चाहिए, और इंटीग्रेशन ये कहती है कि जेंडर स्टडीज क्योंकि इसका वाइडर इसका पर्सपेक्टिव या स्कोप है, लिहाजा इसको तमाम फील्ड का हिस्सा होना चाहिए। ऑटोनॉमी वाले लोग ये कहते हैं कि जेंडर स्टडीज का इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, लेकिन जो इंटीग्रेशन वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जेंडर स्टडीज जो है ये इसकी इंक्लूजन होनी चाहिए तमाम फील्ड, तमाम डिसिप्लिन के अंदर। और जो लोग ऑटोनॉमी की डिबेट पे बिलीव करते हैं वो कहते हैं जेंडर स्टडीज का फोकस होता है फेमिनिस्ट ओरिएंटेशन, लिहाजा अगर हमने खवातीन या फेमिनिन राइट्स पे, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स पे काम करना है, खवातीन के हकूक पे, तो जेंडर स्टडीज को एक सेपरेट सब्जेक्ट या डिसिप्लिन या फील्ड होना चाहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं इंटीग्रेशन डिबेट पे बिलीव करते हैं, जो कहते हैं कि जेंडर स्टडीज को इंटीग्रेट करना चाहिए तमाम फील्ड में, वो ये कहते हैं कि जेंडर स्टडीज खुद बेसिकली एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ये एक इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, लिहाजा इसको क्रॉस डिसिप्लिनरी वे में इसको पढ़ा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। तो उम्मीद है ये ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन की डिबेट आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जेंडर स्टडीज है उसका स्टेटस क्या है। सबसे पहले हिस्टोरिकली अगर हम वी शुड डेल्व
डीपर इनटू द हिस्ट्री, हिस्ट्री में अगर हम देखें पीछे मुड़ के, तो 1980 में ये दौर है ज़ियाउल हक का। 1988 में उनका जो त्यारा था वो क्रैश कर गया था। तो 1980 में अगर हम देखें तो जेंडर स्टडीज का जो सब्जेक्ट है ये इमर्ज हुआ पाकिस्तान में। तो याद रखिएगा, जेंडर स्टडीज पाकिस्तान में कब स्टार्ट हुई? 1980 में ज़ियाउल हक के दौर में। 1989, ये मेरा वैसे पैदाइश का साल है, तो 1989 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेमेन स्टडीज एस्टेब्लिश किया गया पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। यानी कि जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेमेन स्टडीज बनाए गए, CEWS। तो पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 1989 में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर विमेन स्टडीज मुतारिफ करवाए गए। ये जेंडर स्टडीज क्या है, उभरती आ रही है। अब 2000 से ऑनवर्ड अगर हम देखें तो जेंडर स्टडीज को एक्सपैंड किया गया एज एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी कि एज ए सब्जेक्ट मुतारिफ करवाया गया यूनिवर्सिटीज में, ये पढ़ाया जाने लगा 2000 से ऑनवर्ड। उसके बाद अगर हम देखें आजकल का स्टेटस देखें तो आजकल BS भी हो रहा है जेंडर स्टडीज में, MPhil भी हो रहा है और PhD प्रोग्राम भी हो रहा है डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान के अंदर उसमें मुतारिफ करवाया जा रहा है। ये जेंडर स्टडीज को हमने पाकिस्तान में देखा, 1980 में उभरी, 1989 में सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस फॉर विमेन स्टडीज बनाया गया। दोबारा देख लेते हैं, 1989 में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर विमेन स्टडीज, और 2000 से ऑनवर्ड जेंडर स्टडीज को एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर मुतारफ करवाया गया यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। और उसके बाद अगर हम देखें तो आजकल इसमें BS, MPhil और PhD प्रोग्राम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में मुतारफ करवाए जा रहे हैं। अब हम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन अगर हम देखें तो इस्लामाबाद में एक इदारा है, उसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज, CEGS, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज। ये कायद आजम यूनिवर्सिटी के अंदर है और ये क्या प्रमोट करता है? ये टीचिंग को और रिसर्च स्टडीज को प्रमोट करता है इन जेंडर स्टडीज की फील्ड के अंदर। और इसी तरह एक और इदारा है, उसका नाम है पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर विमेन स्टडीज, PAWS। और ये इदारा क्या करता है? ये एसोसिएशन किसी को प्रमोट करती है? पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर विमेन स्टडीज। ये प्रमोट करती है विमेन के हवाले से रिसर्च को, विमेन या जेंडर्स के हवाले से अवेयरनेस को, और विमेन की इंपावरमेंट पे ये काम करती है। तो ये जो दो इदारे हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज ये कायद आजम यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो जेंडर स्टडीज में रिसर्च को और जेंडर स्टडीज के अंदर टीचिंग को प्रमोट करता है। और दूसरा इदारा है पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर विमेन स्टडीज, और ये विमेन स्टडीज और जेंडर स्टडीज के अंदर रिसर्च को, विमेन और जेंडर अवेयरनेस को और विमेन इंपावरमेंट के ऊपर ये काम करता है। उसके बाद अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर जो जेंडर स्टडीज है, इसको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है? पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पेट्रार्किकल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो ये जेंडर स्टडीज को एक प्रॉब्लम है। जेंडर स्टडीज की जो फील्ड है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, जैसे मैंने कहा कि अगर हम ये कहें कि मर्द बड़े बहादुर होते हैं, अगर हम ये कहें औरतें बड़ी नाजुक होती हैं, तो ये क्या, या अगर हम कहें कि औरतें अच्छी ड्राइवर नहीं होती, या अगर हम कहें कि मर्द जो होते हैं वो बड़े, आप कह सकते हैं, अच्छे ड्राइवर होते हैं, तो ये क्या है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने एसोसिएट कर दिए मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर के साथ। इसी तरह अगर कोई ये कहता है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं दे आर ओनली सेक्स ऑब्जेक्ट्स, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? नेगेटिव स्टीरियोटाइप है जो जोड़ दिया गया है किसके साथ? ट्रांसजेंडर के साथ। ये भी बेसिकली एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है। इसी तरह लिमिटेड रिसर्च फंडिंग है जेंडर स्टडीज की फील्ड के अंदर, इतनी इतनी फंडिंग नहीं होती कि रिसर्च हो सके, ये भी चैलेंज है। और इंडिजिनस लिटरेचर नहीं है, यानी कि अगर कुछ जेंडर स्टडीज के ऊपर रिसर्च करना चाहे, जो लिटरेचर रिव्यू करना चाहे, तो इतना लिटरेचर नहीं है जो प्योर हो, जो ना खालिस ना हो, खालिस हो। और जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है, यानी कि आज भी जो खवातीन की फेमिनिस्ट मूवमेंट्स पे बात करते हैं, या उसके लिए जैसे 8 मार्च का जो लॉन्ग मार्च होते हैं, उसके लोग क्या करते हैं? उस डिस्कोर्स या उस गुफ्तगू को या उस बहस की को लोग मुखालफत भी करते हैं, रजिस्ट करते हैं। तो ये कुछ 4-5 चैलेंजेस हैं जो हमने जेंडर स्टडीज के रास्ते में जो हैं। उसके बाद अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखें पाकिस्तान के अंदर, तो डिपार्टमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। फ्यूचर में जेंडर स्टडीज के डिपार्टमेंट ज्यादा होंगे यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में ज्यादा होंगी जेंडर स्टडीज में। और जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी मेकिंग बनाई जाएगी, यानी जो पॉलिसी मेकिंग फ्यूचर में होगी पाकिस्तान में या दुनिया भर में या साउथ एशिया में, उसमें जेंडर्स को लेके, यानी कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर को माइंड में रख के पॉलिसीज बनाई जाएंगी इंशाल्लाह। और अगर हम डेवलपमेंट को देखें मौजूदा दौर में और फ्यूचर में अगर हम देखें, तो जो डेवलपमेंट प्लानिंग होगी किसी भी मुल्क की, किसी भी सूबे की, उसमें जेंडर्स के पर्सपेक्टिव को, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर को माइंड में रखकर डेवलपमेंटल प्लानिंग की जाएगी। लिहाजा ये इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। अगर हम कुछ थेरीज देखें जो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू जेंडर स्टडीज, हम कर देते हैं रिलेटेड टू जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज को हवाले से अगर हम कुछ थियरीज देखें, तो सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप देखिएगा। जो असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट की जो सीट है, जो 21 सीट्स है, इसके हवाले से ये 4-5 जो थियरीज हैं, इनको माइंड में रखना है आपने। बड़ा शॉर्ट अंदाज में मैं आपको एक एक क्लू दूंगा जो आपके माइंड में रहेगा। लिबरल फेमिनिज्म की एक थियरी है, इसका फोकस है कि इक्वल राइट्स होने चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए तमाम मेल और फीमेल के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए। इसके ऊपर किन लोगों ने काम किया? मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट ने और बैटी फ्राइडन ने,
ये जो दो थिंकर्स हैं, बेटी फ्राइडन और मैरी वुllstonecraft, इन दोनों ने लिबरल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स होने चाहिए तमाम मेल फीमेल की। उसके बाद अगर हम बात करें रेडिकल फेमिनिज्म का एक की थ्योरी है, इसका फोकस है कि ये जो पेट्रार्की है हमारी सोसाइटी में, मेल डोमिनेंस जो है, ये बेसिकली वजह है कि औरतों के ऊपर जुल्म किया जाता है। तो रेडिकल फेमिनिज्म की जो थ्योरी है, उसने कहा कि जो खवातीन पे जो जुल्म होता है, ऑपरेशन होता है, तशद्दुद होता है, उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, उसकी कॉज क्या है कि सोसाइटी के अंदर क्या है, मेल डोमिनेंस है, इनकी पेट्रार्की है। तो ये जो रेडिकल फेमिनिज्म की जो थ्योरी है, ये किन लोगों ने दी थी? केट मिलेट ने और शोलामित फायरस्टोन ने। तो ये माइंड में रखना है आपने कि रेडिकल फेमिनिज्म की थ्योरी दी थी केट मिलेट ने और शुलमित फायरस्टोन में। उसके बाद अगर हम देखें, एक थ्योरी है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। इस थ्योरी का फोकस है कि विमेन का जो ऑपरेशन है उसका लिंक है बेसिकली कैपिटलिज्म के साथ। हमारी सोसाइटी जो है ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इसमें लोग अपना क्या करते हैं, कारोबार पे फोकस है लोगों का कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, मटेरियलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, ज्यादा वसाइल, अमीर अमीर तर बनता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लोग क्या करते हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं लेबर की। तो ये जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है की थ्योरी है, इस थ्योरी का फोकस ये है कि खवातीन पे जो जुल्म हो रहा है सोसाइटी में, उसकी वजह क्या है, कैपिटलिज्म है। और ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था? ये फ्राइडरिच एंजल्स ने और अलेक्जेंड्रा कोलंटाई ने ये कॉन्सेप्ट दिया था फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ने, कि सोसाइटी के अंदर खवातीन पे जो जुल्म होता है उसकी रीजन क्या है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, यानी कैपिटलिज्म का बढ़ना बेसिकली खवातीन के ऊपर जुल्म का बायस है। तो ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी? मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? ये थ्योरी दी थी फ्राइडरिच एंजल्स ने और अलेक्जेंड्रा कोलंटाई ने। उसके बाद अगर हम देखें, सोशलिस्ट फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट एक थ्योरी है। ये थ्योरी मार्क्सिज्म को और रेडिकल फेमिनिज्म को क्या करती है, कंबाइन करती है। अगर हम दोबारा देखें कि रेडिकल फेमिनिज्म क्या था, तो रेडिकल फेमिनिज्म ये कहता है कि खवातीन पे जो जुल्म हो रहा है उसकी रीजन क्या है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। और अगर हम इसके नेक्स्ट थ्योरी देखें तो मार्क्सिस्ट जो कार्ल मार्क्स से है बेसिकली, आप जरा ज़हन में रखें, कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट किस चीज का दिया था? कैपिटलिज्म का। तो कैपिटलिज्म के ऊपर उसकी किताब भी है। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि खवातीन पे जो जुल्म है उसकी रीजन क्या है, क्या बढ़ता हुआ कैपिटलिज्म। तो अगर हम मार्क्सिज्म की थ्योरी और रेडिकल फेमिनिज्म की थ्योरी को इकट्ठा कर दें तो वो कौन सी है? वो थ्योरी बनती है सोशल फेमिनिज्म। तो ये समझ आ गई। और आखिरी जो थ्योरी है वो है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। ये एक थ्योरी जो कहती है कि ये जो जेंडर की फिक्स कैटेगरीज होती हैं इसको क्वेश्चन करती है ये थ्योरी, कि ये जो जेंडर के जो सिर्फ हम सेपरेट कहते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये ट्रांसजेंडर्स की डिफरेंट कैटेगराइजेशन जो करते हैं, क्लासिफिकेशन कहती हैं, इस चीज को ये थ्योरी क्या करती है, क्वेश्चन करती है। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जूडिथ बटलर ने। जूडिथ बटलर की जो थ्योरी है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, वो कहती है कि ये जो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो जेंडर की जो डिफरेंट कैटेगराइजेशन है, इसको वो क्वेश्चन करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी होना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये काम तो मर्द करेंगे, ये औरतें करेंगी और ये ट्रांसजेंडर्स करेंगे। नो, उनकी वो अलग अलग आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का, किसने दिया था? जूडिथ बटलर ने। उसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स देख लें, तो पहली जो मूवमेंट है, इस बात को भी आपने गौर से सुनना है इन मूवमेंट्स को, ये मूवमेंट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द पेपर ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट। पहली जो वेव है फेमिनिज्म की, वो 1848 से 1920 के दरमियान में आई। 1848 से लेकर 1920, ये 1920 वो साल है जिसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो रही थी, आप कह सकते हैं। और 1980 के 1920 के आसपास जो एक खिलाफत मूवमेंट का कॉन्सेप्ट भी माइंड में रख सकते हैं। तो जब खिलाफत मूवमेंट का कॉन्सेप्ट था, जब खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, तो उस वक्त फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म मुतारिफ हो चुकी थी। 1848 से 1920 के दरमियान में जो वेव मुतारिफ करवाई गई फेमिनिज्म के दरमियान, उसको कहते हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। और उसका फोकस किस चीज के ऊपर था? कि वेमेन के वोटिंग राइट्स होना चाहिए, कि खवातीन को भी हक हासिल होना चाहिए वोट देने का। इसका मतलब है 1920 तक खवातीन के वोट जो है उनके ऊपर लोगों का कंसेंसस नहीं था, या खवातीन के वोट्स के ऊपर इतना राइट्स, उनको राइट्स वो नहीं दिए जा रहे थे पूरी दुनिया में। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म 1848 से 1920 तक थी, और उसका फोकस क्या था? कि विमेन के वोटिंग राइट्स होने चाहिए। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो मुतारफ करवाएगी 1960, सिंतास मुआहदा, आप याद रखें 1960 में हुआ था। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1980 से लेकर 1980, 1960 से लेकर 1980, 1980 कौन सा साल है? ये वो साल है जब पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज मुतारफ हुई, जियाउल हक के दौर में। तो 1960 सिंतास मुआहदा जब हुआ, और 1980 के दरमियान में जो फेमिनिज्म की मूवमेंट आई, उसको हम कहते हैं सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। और उसका फोकस क्या था? कि इक्वालिटी होनी चाहिए मेल और फीमेल की
इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि तालीम की सहूलियात और जो जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सहूलियात है, वो मेल और फीमेल की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये फोकस था सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का, जो 1960 और 1980 के दरमियान में मुतारिफ करवाई गई। और फर्स्ट वेव का हुई थी 1848 से 1920 के दरमियान में, और उसका फोकस क्या था कि विमेन को राइट्स होने चाहिए किस चीज के, वोटिंग की। और दूसरी जो वेव है फेमिनिज्म की, वो 1960 से 1980 के दरमियान में ही, और उसका फोकस क्या था कि जो एजुकेशन है, तालीम है, और जो एम्प्लॉयमेंट है यानी कि रोजगार है, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए मेल और फीमेल की। उसके बाद अगर हम देखें थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो 1990 में मुतारिफ करवाई गई, और 1990 के अंदर जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म मुतारिफ करवाई गई, इसका इसका फोकस किस चीज के ऊपर था, डाइवर्सिटी क्यों, कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ये क्या है, डाइवर्स हैं। और इंटरसेक्शनैलिटी, इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि अगर किसी बंदे को हमने देखना है, मेल को या फीमेल को या ट्रांसजेंडर को, तो उसको हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि उसका जेंडर क्या है, सिर्फ ये नहीं देख सकते कि उसका रेस क्या है, ये नहीं देख सकते कि उसकी लैंग्वेज क्या है, ये नहीं देख सकते सिर्फ कि उसका क्या है, रिलीजन क्या है, या उसकी एबिलिटीज क्या है, बल्कि किसी भी अगर बंदे को हमने देखना हो, तो हमने सारी चीजों को देखना होगा, तमाम सेक्शंस को, कि उसका जेंडर क्या है, उसकी रेस क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है। ये तमाम चीजें मिलके, तमाम सेक्शंस मिलके एक बंदे की आइडेंटिटी बनती है, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शनैलिटी। यानी किसी बंदे को अगर हमने देख पढ़ना हो, समझना हो, तो हमने डिफरेंट चीजों को देखना होगा, कि उसका रेस, उसका रिलीजन, उसकी लैंग्वेज, उसका कल्चर, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, उसकी उसका जेंडर, उसकी सारी चीजों को देखेंगे, तब जाके एक बंदे की पर्सनैलिटी या उसकी आइडेंटिटी के बारे में हम जान पाएंगे। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी। तो और ये क्या है बेसिकली, एक बंदे के डिफरेंट पहलू है, एक बंदे के डिफरेंट डायमेंशन है, एक बंदे के डिफरेंट ट्रेड्स है, एक बंदे के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, बेसिकली एक बंदे के डिफरेंट वैल्यूज हैं एक्चुअली। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। तो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो 1990 में मुतारिफ करवाई गई, उसका फोकस क्या था, कि जो जेंडर्स होते हैं, चाहे वो मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, या ट्रांसजेंडर्स हैं, एक जो जो जेंडर रोल्स हैं, वो डाइवर्स भी हैं, और उनके अंदर इंटरसेक्शनैलिटी भी होती है। उसके बाद जो चौथी मूवमेंट थी फेमिनिज्म की, वो उसका फोकस क्या है, ये 1990 के बाद मुतारिफ करवाई। 1990 के बाद आप यूं कह सकते हैं कि 1990 के बाद जो, यानी कि 2000 से ऑनवर्ड, सादा अल्फाज में, जो जेंडर, जो आज के दौर में जो जेंडर फेमिनिज्म, जो फेमिनिज्म की मूवमेंट्स चल रही हैं, खवातीन के जो मार्च होते हैं आजकल, ये बेसिकली फोर्थ वेव ऑफ क्या है, फेमिनिज्म की। और इसका फोकस क्या है, डिजिटल एक्टिविज्म, यानी कि सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, या जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया या इंटरनेट है, उसके ऊपर खवातीन के राइट्स, उनकी एक्टिविज्म, उनकी एडवोकेसी, और जेंडर जस्टिस, कि जितने भी जेंडर्स हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इन तमाम को जस्टिस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो जो चौथी जो वेव है जेंडर फेमिनिज्म की, उसका फोकस क्या है, डिजिटल एक्टिविज्म, यानी कि डिजिटल जितने भी हमारे फोरम्स हैं, डिजिटल जितने भी फोरम्स हैं, उनके ऊपर एक्टिविज्म है, एडवोकेसी है, तमाम जेंडर्स के हवाले से, यानी कि ट्रांसजेंडर के हकूक पे बात हो रही है आजकल, मेल की हकूक पे बात हो रही है, फीमेल के हकूक पे बात हो रही है। तो ये तीन चीजों क्या है, ये जेंडर्स हैं। तो ये जेंडर के राइट्स के ऊपर तमाम जेंडर्स अपने अपने लिए और एक दूसरे के लिए क्या है, आवाज उठा रहे हैं, इसको कहते हैं डिजिटल एक्टिविज्म। और जेंडर की जस्टिस के ऊपर आवाजें उठाई जाती हैं, सोशल मीडिया, ट्विटर, एक्स, और ये जो हमारे पास है टिकटॉक है, और इसके अलावा जितने भी इंटरनेट के यूट्यूब है, और फोरम है, डिजिटल फोरम्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के ऊपर क्या है, जेंडर जस्टिस के ऊपर बात हो रही है, आपको इनके ऊपर आप कह सकते हैं कि आवाजें उठ रही हैं। तो पहली वेव 1848 से 1920, फोकस क्या था, विमेन के वोटिंग राइट्स होने चाहिए। दूसरी जो है वो 1960 से 1980 के दरमियान में, और उसका फोकस क्या था, कि हेल्थ में और जेंडर के अंदर जो विमेन हेल्थ के, सॉरी, एजुकेशन है, और जो दूसरी है एम्प्लॉयमेंट है, उसके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तीसरी वेव जो है 1990 में मुतारिफ करवाएगी, जिसमें कहा गया था कि जितने जेंडर्स हैं वो क्या है, वो डाइवर्स होते हैं, और इंटरसेक्शनैलिटी के ऊपर फोकस किया गया। और जो फोर्थ वेव है उसके अंदर फोकस किया गया डिजिटल एक्टिविज्म के ऊपर, और जेंडर जस्टिस के ऊपर फोकस हो रहा है। अब अगर हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव देखें जेंडर स्टडीज का, तो इसमें इंपॉर्टेंट माइलस्टोन कौन कौन से हैं। 1947 में विमेन ने पार्टिसिपेट किया नेशन बिल्डिंग में, पाकिस्तान बनाने में खवातीन थी, बहुत सारी खवातीन, अगर हम तरीके पाकिस्तान देखें तो 1947 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लिहाजा जेंडर स्टडीज उस वक्त भी थी। 1956 में जो पाकिस्तान का पहला कानून, जो आइन बना, तो उसमें खवातीन को इक्वालिटी दी गई, यानी कि रिकग्निशन की गई कि विमेन आर इक्वल पार्टनर इन डेवलपमेंट एंड दे शुड पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो उनको जिनके कानूनी हक दिया गया 1956 में। उसके बाद 1973 का जो कानून आया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी गई, यानी आईनी आप कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, और कहा गया कि विमेन और मैन ये क्या है, इक्वल है बिफोर लॉ, उनके लिए
तमाम अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन में, हेल्थ में और जस्टिस उनके लिए तमाम अपॉर्चुनिटीज इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद 1980 में वेमेन्स एक्शन फोरम बनाया गया जो खवातीन के लिए आवाज उठाता है। तो 1980 में जियाउल हक के दौर में विमेन एक्शन फोरम बनाया गया, ये खवातीन का एक फोरम है। उसके बाद 2000 की अगर हम बात करें, सन 2000 में जेंडर स्टडीज के डिफरेंट प्रोग्राम मुतारिफ करवाए गए डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर। अगर 2010 से लेकर आज तक की बात करें 2026 तक, तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग पे बात हो रही है और वेमेन की एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है। तो 1947 में जो खवातीन ने तहरीक पाकिस्तान में काम किया, पाकिस्तान बनाने में, 1956 का जो पहला आइन था उसमें भी खवातीन की को जो 1956 का जो आइन है उसमें खवातीन की इक्वालिटी पे बात की गई। 1973 में बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी गई। 1980 में विमेन एक्शन फोरम बनाया गया। 2000 में जेंडर स्टडीज के डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, और 2010 से लेकर आज तक जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और विमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है। अब अगर हम बात करें वन लाइनर एमसीक्यूज पे, तो हम देखें इस पूरे लेक्चर को अगर हम रिकैप करें तो जेंडर स्टडीज क्या है, कौन सा डिसिप्लिन है, एक इंटर डिसिप्लिनरी एक डिसिप्लिन है। उसके बाद अगर दूसरी बात देखें तो जेंडर में और सेक्स में फर्क किसने बताया था, एन ओकले ने, अगर आप लोगों को याद हो, ये मैं जो पहले कवर कर चुका हूं। उसके बाद एक किताब है जेंडर ट्रबल, उस किताब के ऑथर कौन है, जूडिथ बटलर। उसके बाद अगर हम देखें कि विमेन स्टडीज इमर्ज हुई जेंडर स्टडीज से पहले, क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है, तो दुरुस्त है। जेंडर वुमेन स्टडीज प्रेडिसेसर है, जेंडर स्टडीज बाद में आई। अब पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है, मेल डोमिनेशन या मेल डोमिनेंस भी कह सकते हैं। फेमिनिज्म किस चीज को तलाश करती है, जेंडर इक्वालिटी को। जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जेंडर बेसिकली क्या है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड एक कॉन्सेप्ट है और बायोलॉजिकल डिफरेंस से क्या मुराद है, बायोलॉजिकल डिफरेंस डिफाइन करता है सेक्स को कि मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। और विमेन एक्शन फोरम कब मुतारफ करवाया गया, 1981 में। बेसिकली ये 1980 में भी कहीं पे है और कहीं कहीं पे 1981 भी है, तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है। और उसके बाद CEGS स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज, और ये कहाँ पे है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज। बेसिकली अगर हम देखें, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा भी देख लेते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज के जो इदारे मुतारफ करवाए गए, दोबारा देख लेते हैं हम इसको। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जेंडर स्टडीज कायद यूनिवर्सिटी के अंदर है और ये प्रमोट करता है टीचिंग और रिसर्च को इन जेंडर स्टडीज। उसके बाद हमें ये कुछ वन लाइनर्स देख लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, अगर आपने ये पूरा लेक्चर गौर से सुना होगा तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, कि जेंडर जो है ये बेसिकली एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था, एन ओकले ने। उसके बाद अगर हम देखें हु रोट जेंडर ट्रबल, ये किताब किसने लिखी थी, जूडिथ बटलर ने। उसके बाद अगर हम देखें वेमेन स्टडीज प्राइमरली फोकस, वेमेन स्टडीज का फोकस बतौर जो डिसिप्लिन है वो किस चीज पे है, वेमेन पे है। चौथा जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है वो है कि जेंडर स्टडीज एमर्ज हुई प्रोमिनेंटली, किस साल में जेंडर स्टडीज एमर्ज हुई, 1980 में। उसके बाद एक और पांचवा जो एमसीक्यूज है कि अपोजिट साइड ऑफ ऑटोनॉमी डिबेट, ऑटोनॉमी डिबेट कहते हैं कि जेंडर स्टडीज को अलग सब्जेक्ट के तौर पर मुतारिफ होना चाहिए, इसका अपोजिट साइड कौन सी है, इंटीग्रेशन। उसके बाद जेंडर स्टडीज क्या है, बेसिकली ये इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है। उसके बाद अगर हम देखें तो पेट्रार्की का मतलब क्या होता है, मेल डोमिनेंस। उसके बाद अगर हम देखें CEGS सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज जो कायदा यूनिवर्सिटी के अंदर है, ये किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, बेसिकली जेंडर स्टडीज के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद अगर हम देखें प्रेडिसेसर ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर स्टडीज से जो पहले जो चीज थी उसका नाम क्या था, विमेन स्टडीज। और आखिरी जो एमसीक्यूज है वो है कि फर्स्ट मेजर वेव ऑफ फेमिनिज्म जो मुतारफ करवाई गई 1848 से लेकर 1920 के दरमियान में, उसका फोकस किस चीज के ऊपर था, वोटिंग राइट्स के ऊपर था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। ये असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर इन बैतुल माल जो सीट है, जिसकी 21 सीट्स मुतारिफ एडवर्टाइज हुई हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर 6 ऑफ PPSC, जिसके ऊपर अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जून है। आप लाजमी अप्लाई करें अगर आपका मास्टर या BS डिग्री है किस चीज में, सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, जेंडर स्टडीज में, वेमेन स्टडी में, एंथ्रोपोलॉजी में या रूरल सोशियोलॉजी में। अगर इन सब्जेक्ट में आपका 4 साल BS है या 2 साल मास्टर है एटलीस्ट विद सेकंड डिवीजन, तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल डिपार्टमेंट की जो 21 सीट्स हैं PPSC के जरिए मुतारफ करवाई गई हैं, उनको अप्लाई करें। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल डिपार्टमेंट, तो उसके लिए जो मेरा पेड सेशन है जिसकी 2 मंथ की टोटल फीस 5,000 है, उसमें जेंडर स्टडीज, विमेन स्टडीज, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और रूरल सोशियोलॉजी, 6 सब्जेक्ट में वो मैं कवर करवाऊंगा। जेंडर स्टडीज के ऊपर ये पहला लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए जेंडर स्टडीज के हवाले से यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो
असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैचलर डिपार्टमेंट की जो सीट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर मुफीद साबित हुआ है आपके लिए, तो इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक, अपनी जो राय है उसे इन्फॉर्म करना मुझे ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो डिफरेंट पोस्ट आती रहती हैं पीपीएससी और एफपीएससी की, उनके हवाले से अपडेट्स, डिफरेंट जॉब्स के लिए कौन से किताबें पढ़नी चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, और जो मेरे डिफरेंट सेशंस होते हैं इस चैनल के तवसत से, यानी कि इंग्लिश विद अजमल खान जो चैनल है, इस चैनल के तवसत से मैं इंग्लिश ऐसे की कोचिंग और इंग्लिश ऐसी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ फॉर पीएमएस एंड फॉर सीएसएस, फॉर तहसीलदार, फॉर नायब तहसीलदार, फॉर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, फॉर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं अपने आने वाली वीडियो में सोशल वेलफेयर एंड बैचलर डिपार्टमेंट के अंदर जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो सीट्स मुतारिफ करवाई गई हैं उसके दूसरा लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, जो कि जेंडर स्टडीज के ऊपर होगा। जुड़े रहिए और उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपसे जुड़े हुए हैं। अल्लाह हाफिज।